नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिन्हें जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है, इस तरह की तमाम खबरों पर हम आज चर्चा करेंगे। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कितनी बड़ी कामयाबी है, इस पर बात करेंगे। यूपी सरकार का दावा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे निकाय चुनाव। आरक्षण के मुद्दे पर सियासी दलों में उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और भी होंगी तमाम खबरें, होंगे सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह शाम 4 बजे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास से जुड़े मसलों को लेकर एक अहम बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के अलावा मुख्य सचिव और डीजीपी भी लेंगे हिस्सा। जम्मू में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जम्मू के सिथरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। मुठभेड़ स्थल से 7 AK-47 राइफल्स, 3 पिस्टल समेत अन्य गोला बारूद बरामद। बिहार नगर निकाय के दूसरे चरण के चुनाव में कुल 23 जिलों की 68 नगर पालिका के लिए मतदान जारी। पहली बार हर वोटर सीधे अपने मेयर और डिप्टी मेयर की कर रहा है चुनाव। इन जिलों के 17 नगर निगम क्षेत्र, 2 नगर परिषद क्षेत्र और 49 नगर पंचायतें हैं शामिल। 30 दिसंबर को होगी काउंटिंग। यूपी सरकार का दावा, बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे निकाय चुनाव। विपक्षी दलों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बताया राज्य सरकार की नाकामी। आरक्षण के मुद्दे पर सियासी दलों में घमासान। और अब जानिए अपने शहर की वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी। शहरी विकास मंत्रालय स्वच्छता और खूबसूरती के साथ ही अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वित्तीय स्वास्थ्य का भी ले रहा है जायजा। देश भर के शहरों को इस आधार पर मिलेगी रैंकिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चौकस सुरक्षा के घेरे में आतंकी ढेर किए गए जम्मू कश्मीर में। 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने। आज सुरक्षा बलों ने जम्मू के सिथरा इलाके में एक ट्रक में सवार 4 आतंकियों को मार गिराया है। किसी बड़ी आतंकी हमले को सुरक्षा बलों ने वक्त रहते नाकाम बनाया है और बड़े आतंकी हमले को सुरक्षा बलों ने वक्त रहते नाकाम बना दिया है। अपने त्वरित कार्रवाई के बदौलत 4 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक के असामान्य आवाजाही को देखकर सिथरा ब्रिज के पास चेकिंग के लिए उसे रोका। ट्रक की तलाशी लेने के दौरान अंदर छिपे आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब दिया गया और 4 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। मारे गए आतंकियों की शनाख्त की जा रही है। ट्रक चालक फरार है और उसकी तलाश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठंड के मौसम में सीमा पार से घुसपैठ की लगातार कोशिश करते रहे हैं आतंकी। मुस्तैद सुरक्षा बल ऐसी कोशिशों को लगातार नाकाम बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कटीले तार लगे होने और जबरदस्त चौकसी की वजह से नदी के रास्ते घुसपैठ की कोशिश करते हैं अब आतंकी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए कश्मीर जाने की करते हैं कोशिश और इसके लिए नदी के रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कटीले तार लगे हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास से जुड़े मसलों को लेकर एक अहम बैठक कर रहे हैं। शाम 4 बजे यह बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी भी हिस्सा ले रहे हैं। तो इस खबर पर आगे बढ़ें इससे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती हैं और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या है पूरी खबर? देखिए, इस वक्त जो यूएन मेहता हॉस्पिटल है अहमदाबाद के अंदर, वहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो मदर हैं वो एडमिटेड हैं।
देर रात की ये खबर है, जब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि जो हीराबा है उनको वहां एडमिट कराया गया है। और इस समय पर जो ऑफिशियल जो स्पोक्सपर्सन है यूएन मेहता हॉस्पिटल के, उन्होंने बकायदा प्रेस रिलीज के माध्यम से जानकारी दी है कि जो हीराबा है वो इस समय पर एडमिटेड है और अपेरेंटली इस समय पर उनकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल स्टेबल बताई जा रही है, जो इस समय पर जो हमारे पास खबर आ रही है। इस बात को हम जानते हैं कि 90s में जो एज है हीराबा की, और वैसे तो हम जानते हैं कि काफी तंदुरुस्त हैं और अपने जो डेली के जो कामकाज है वो खुद करती हैं, लेकिन जो विंटर सीजन होता है ऐसे में हम देखते हैं कि जो कई सारे जो इश्यूज होते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, वो एस्केलेट हो जाते हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि क्योंकि 90s में उनकी एज है और ऐसे में विंटर सीजन जब अपने पीक पर होता है, चरम पर होता है, तो कार्डियक रिलेटेड इश्यूज या फिर लंग रिलेटेड इश्यूज, ऐसे कई सारे मल्टीपल इश्यूज जो होते हैं वो एस्केलेट हो जाते हैं। हालांकि यूएन मेहता हॉस्पिटल की तरफ से ये बयान आया है कि इस समय पर जो हीराबा है वो कंप्लीटली स्टेबल है और उनको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। उनके तमाम वाइटल्स हैं उनको लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है, और जो टॉप डॉक्टर्स हैं यूएन मेहता हॉस्पिटल के, वो इस समय पर हीराबा को अटेंड कर रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि हीराबा जो गांधीनगर में वहां रहती हैं, तो उनको जो टॉप हॉस्पिटल आप कह सकते हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का, एक वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल के इंस्टीट्यूट कहा जाता है यूएन मेहता हॉस्पिटल को, तो वहां पर इस समय पर हीराबा को एडमिट कराया गया है। उनके तमाम जो वाइटल्स हैं उनको लगातार ऑब्जर्व मॉनिटर किया जा रहा है। और इस समय पर जो लेटेस्ट जो स्टेटमेंट आया है यूएन मेहता हॉस्पिटल की तरफ से, वो साफ तौर पर इस तरफ इशारा कर रहा है कि जो हीराबा है उनका जो हेल्थ कंडीशन है वो इस समय पर स्टेबल है। और इस समय पर आपको बता दें कि तबीयत सुधार की तरफ भी बढ़ रही है। तो जो लेटेस्ट जो रिलीज इस समय पर हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि उनकी जो तबीयत है उस पर सुधार देखने को मिल रहा है। ये गुजराती में एक स्टेटमेंट इस समय पर आ रहा है यूएन मेहता हॉस्पिटल की तरफ से। तो इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि इससे पहले जो रिलीज थी, जो स्टेटमेंट था, वो साफ तौर पर यह कह रहा था कि उनकी तबीयत स्टेबल है। अब इसमें एक तरह से एक और आप कह सकते हैं जो स्टेटमेंट आ रहा है वो ये कह रहा है कि उनकी तबीयत सुधार की तरफ है। तो इस बात को हम जानते हैं कि ये जो वेदर होता है, इन्फ्लुएंजा काफी फैल रहा है, और जाहिर सी बात है कि विंटर के अंदर जो ओल्ड सिटीजन होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको कई सारे हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो एग्रीवेट या फिर एस्केलेट कर जाते हैं। और यही वजह है कि इस समय पर जो लगभग अपने 90s में है हीराबा, वो इस समय पर यूएन मेहता हॉस्पिटल में, लेकिन उनकी कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है और सुधार की तरफ आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल। किस तरह की दिक्कतें रही हैं, क्या इस बारे में कोई हॉस्पिटल की तरफ से जानकारी मिली है, और क्या इसके पहले भी स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत रही है? पहले जिस तरह से आपने बताया है कि 90 वर्ष से उनकी ऊपर की उनकी अवस्था है और ठंड का मौसम है, निश्चित तौर पर कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो जाती हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि देखिए लगभग 100 साल के आसपास उनकी एज होने जा रही है, टचिंग टू 100 आप कह सकते हैं। और ऐसे में जो मल्टीपल वाइटल्स होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं बॉडी के, उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि विंटर अपने पीक पर है, सर्द ज्यादा पड़ रही है, ठंड ज्यादा पड़ रही है, तो उसमें कई सारे वाइटल्स जो होते हैं वोलेटाइल या फ्लक्चुएशन उसमें देखने को मिलता है। यूएन मेहता हॉस्पिटल की तरफ से इस समय पर कोई ये स्टेट नहीं किया गया कि आखिरकार क्या उनको हुआ है, लेकिन उनको अनइजीनेस फील हुआ था देर रात, फिर इसके बाद में उनको यूएन मेहता हॉस्पिटल के अंदर दाखिल कराया गया था। अब इस समय पर लगातार उनके वाइटल्स को टेस्ट किया जा रहा है, लगातार ऑब्जर्व किया जा रहा है। और जो लेटेस्ट स्टेटमेंट यूएन मेहता हॉस्पिटल की तरफ से ये आया है, जो कि खुशी की बात आप कह सकते हैं कि जो हीराबा है उनका जो तबीयत है वो सुधार की तरफ है, यानी कि सुधर रही है। इस बात को हम जानते हैं कि हमने कई बार तस्वीरों में भी देखा है हीराबा को कि वो अपने काफी एक्टिव है। अगर लगभग 100 साल के आसपास की उम्र उनकी मानी जाए तो काफी एक्टिव है वो। और हम इस बात को जानते हैं कि जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी अहमदाबाद जाते हैं, गुजरात के दौरे पर रहते हैं, तो कई बार उनसे मिलते भी हैं, तो काफी अच्छे से उनसे बातचीत भी होती है। तो कह सकते हैं फिजिकली 100 साल के आसपास की जो उम्र है उनकी, तो उसके हिसाब से काफी एक्टिव है। लेकिन विंटर के मौसम में हम जानते हैं कि कई सारे वाइटल्स होते हैं, उसमें फ्लक्चुएशंस आना बहुत तय होते हैं। आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो भी कई सारे फ्लक्चुएशंस फेस करते हैं। हम देखते हैं जब विंटर सीजन एक्सलेट होता है या एग्रीवेट करता है, तो ऐसे में उनकी जो मदर है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, हीराबा, वो इस समय पर यूएन मेहता हॉस्पिटल में दाखिल, जो लेटेस्ट स्टेटमेंट साफ तौर पर कह रहा है कि उनकी तबीयत में सुधार देखने को मिल रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो टॉप डॉक्टर्स हैं यूएन मेहता हॉस्पिटल के, वो लगातार निगरानी कर रहे हैं हीराबा की जो हेल्थ कंडीशंस को लेकर के है। और प्राइमरली ये कह सकते हैं कि उनकी तबीयत में सुधार भी देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ बड़े अपडेट्स आप कह सकते हैं। अच्छी बात ये है कि हीराबा, उनका जो स्वास्थ्य है वो एक तरह से रिकवरी की तरफ या सुधार की तरफ आप कह सकते हैं आगे बढ़ रहा है। जी निश्चित तौर पर। तो ये अच्छी खबर आपने दी कि उनका जो स्वास्थ्य है हीराबा का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदर
वो सुधार की तरफ है और उनको एडमिट करा गया था थोड़ी बहुत दिक्कत के बाद, लेकिन फिलहाल यूएन मेहता हॉस्पिटल जो है वहाँ के डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनका स्वास्थ्य जो है वो सुधार की तरफ है, स्थिर है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अरुण शर्मा। और एक बार फिर लौटते हैं अपनी खबर की तरफ, जिसमें हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने आज ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया है कि मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। 7 AK-47 राइफल्स और 1 राइफल और 3 पिस्टल इसमें बरामद हुए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं एडीजीपी। During the search of the truck, heavy volume of fire was opened on us, and we retaliated. The driver, in the meanwhile, ran away. Search of the driver is going on. In the operation, 4 terrorists have been killed. 7 AK-47s, 1 M4 rifle, that means 8 big weapons, and 3 pistols have been recovered so far. There are other materials belonging to the terrorists which have been recovered, which include pouches and magazines, etc. Everything is being scrutinized and analyzed. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता रमेश रैना जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ आज जो गृह मंत्रालय में जो विशेष बैठक चल रही है उस पर भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रमेश रैना के पास चलते हैं जम्मू में। रमेश, कितनी बड़ी उपलब्धि देखते हैं? 4 आतंकियों को मार गिराया और इसके साथ ही साथ जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। किस तरह से इस पूरा ऑपरेशन रहा है, कैसे बताएंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको? देखिए, बेशक ये बहुत बड़ी सफलता है पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए। एक ही मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों का मारना बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए। आप देखिए, अगर ये जो आतंकवादी इनका कोई नाकाम मंसूबे थे वो पुलिस ने विफल कर दिए, और अगर ये अपने उस मंसूबों में, प्लान में जो उनका था, अगर वो उसमें कामयाब होते तो कितनी बड़ी क्या घटना हो सकती थी ये। तो ये कहेंगे कि एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। कुछ किलिंग्स हो कर सकते थे, ये कुछ दबागे कर सकते थे, जिस तरह से इनके पास हथियार और गोली का बारूद बरामद हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी भारी सफलता है हमारे पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए। और ये देखिए, बताऊं कि सुबह 7 और 7:30 के बीच में ये जम्मू का जो पुराना शहर है, पुराना इलाका है, उससे 5 किलोमीटर का ये बाहर है, सिदरा जगह है। नेशनल हाईवे है ये, जम्मू से श्रीनगर को जाता रास्ता, ये नेशनल हाईवे है। वहाँ पर ये एक बस्ती है, वहाँ पर ये मुठभेड़ हुआ है। एक्चुअली सुबह जो पुलिस को कुछ इनपुट्स थे, और वैसे भी देखा जाता है कि 26 जनवरी को देखते हुए और जो न्यू ईयर ईव होता है उसे देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बल चाकू चौबंद होते हैं। उन्होंने, पुलिस की एक सर्च पार्टी ने, उन्होंने एक ट्रक को देखा जिसकी कुछ मूवमेंट अनयूजुअल थी। उन्होंने ट्रक का पीछा किया और एक नाके पे पहुंच के ट्रक को रोक लिया और ड्राइवर को नीचे आने को कहा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखिए, हमारे यहाँ जम्मू में काफ़ी धुंध है। उस धुंध का फायदा उठा के वो ट्रक ड्राइवर था, वो चालक था, वो वहां से भाग निकला है। लेकिन उसके बाद पुलिस ने, जो सर्च पार्टी थी, उन्होंने उस ट्रक की तलाशी जो ही करने शुरू कर दी। तो अंदर जो 4 आतंकवादी छुपे थे, उन पे फायरिंग की, और मजबूर होकर वापस जो हमारे पुलिस बल थे उनने वापस फायरिंग की। मुठभेड़ हुई, उसमें ट्रक को आग भी लग गई। उसकी जब बाद में तलाशी हुई, वहाँ पर 4 आतंकवादियों के वो शव मिले हैं, और साथ ही वहाँ पर भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद, जिसमें 7 AK-47 राइफल्स है, 1 M4 राइफल है, 3 पिस्टल्स हैं, कुछ मैगजीन है, और गोली बारूद है, वो भी बरामद किया गया। आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आतंकवादी थे उनके मंसूबे क्या हो सकते थे। जी, निश्चित तौर पर आतंकियों के मंसूबे क्या हो सकते थे। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे इससे पहले कि हम सुधाकर के पास जाएं। जो लगातार आप देख रहे हैं कि जो लोकल इनपुट है वो बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, और जो सुरक्षा बल हैं वो अब ज़्यादा एग्रेसिव होकर के इस तरह की कार्रवाइयाँ कर पा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक इस तरह की कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं। कितना आपको लगता है कि जो लोकल इंटेलिजेंस हुआ है, जो ओवरऑल जो जिसको कहते हैं सुरक्षा बलों का जो तंत्र है, वो और मजबूत हुआ है पिछले कुछ वर्षों में?
आप हमको सुन पा रहे रमेश? ये सवाल आपसे है। मैं इसका जवाब दूं निखिल? जी रमेश, आप ही से है ये सवाल। रमेश हमको सुन नहीं पा रहे हैं। फिलहाल सुधाकर के पास जाते हैं। सुधाकर, इस प्रश्न का जवाब आपसे चाहेंगे उससे पहले कि जो होम मिनिस्ट्री में जो मीटिंग चल रही है उसके बारे में आप अपडेट दें हमें। इस प्रश्न का भी उत्तर आप दे सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए निखिल, आप देखिए अगर साल 2019 से के पहले के 3 साल और 19 के बाद अब 2022 तक, इन 3 सालों की तुलना करें तो जो सिविलियन किलिंग है उसमें 60% की कमी आई है। जो फर्टिलिटी रेट है जो सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसमें 55% की कमी आई है। और मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल की बात करें तो 90% तक की कमी आई है। तो एक जो पूरा सुरक्षा ग्रिड मजबूत हुआ है, और निश्चित तौर पर इस ग्रिड में अगर बात की जाए, इस तरफ एडीजीपी मुकेश सिंह ने भी इशारा किया कि ये जो ग्रिड है, इस ट्रक को बकायदा जो क्यूआरटी टीम है वो ऑब्जर्व कर रही थी। 12 बजे ट्रक्स का मूवमेंट होता है, लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग ये ट्रक जा रहा है कहीं, तो उसको काफी देर तक उसको ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद उसको एक तरह से रोका गया। तो ये एक लोकल इंटेलिजेंस, लोकल जो इनपुट है, आप सही कह रहे हैं, उसका एक नेटवर्क काफी मजबूत हुआ है। और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर बीते दिनों कई बैठकों में गृह मंत्री का काफी ज्यादा जोर था। और आपको याद भी होगा कि इसमें एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि जो आतंकी संगठन है उनका तो खात्मा है हुई, लेकिन साथ में जो इनके जो सिंपैथाइजर हैं, जो इनको फंड मुहैया कराने वाले लोग हैं, ऐसे सफेद पोश लोगों की भी पहचान की जाए, तो उनपे भी बड़ी कार्रवाई हुई है। उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो पूरा बड़ा ऑपरेशन जो रैना जी कह रहे थे कि नए साल से पहले, ये 26 जनवरी के वक्त ये जो बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, उसको हमारे सुरक्षा बलों ने नेस्तनाबूद कर दिया। जी, गृह मंत्रालय की जो आज बैठक चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दरअसल 4 बजे शाम को होगी, उससे पहले भी एक बैठक है, उसके बारे में जानकारी ने कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है, आला अधिकारी उसमें शिरकत करेंगे? देखिए निखिल, 2 बैठकें हो रही हैं जी। एक 3 बजे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को लेकर, वहां की सुरक्षा और वहां की विकास स्थिति को लेकर, इसमें वहां के एलजी आर.के. माथुर सहित सीनियर ऑफिशियल और होम मिनिस्ट्री के भी सीनियर ऑफिशियल्स और जो सुरक्षा एजेंसियों के लोग शिरकत करेंगे। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बैठक जम्मू कश्मीर की, वो 4 बजे हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ ही वहां के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और साथ ही साथ यहाँ आईबी चीफ, रॉ चीफ, बात करें बीएसएफ, सीआरपीएफ, उनके डीजी भी शामिल होंगे इस बैठक में। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और ये गृह मंत्रालय की तरफ से इसको एक नियमित बैठक कहा जा रहा है। हम जानते हैं कि लगातार गृह मंत्री का नियमित अंतराल पर सुरक्षा और विकास स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक करते रहते हैं, लेकिन हमें ये जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से विकास की स्थिति को लेकर, चाहे प्रधानमंत्री का स्पेशल पैकेज हो या फिर अब जो निवेश और रोजगार बढ़ाने के उपायों पर जो काम चल रहा है, जो अमृत सरोवर को लेकर काम चल रहा है, जल जीवन मिशन को लेकर जो योजना है उसको लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो साथ ही साथ सुरक्षा स्थिति को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जरूर काफी पुख्ता हुई है, लेकिन जो हाल के दिनों में ठंड के वक्त जो कुछ खतरा बढ़ जाता है और ड्रोन की जो गतिविधियां जम्मू कश्मीर में से उस तरह से तो नहीं, लेकिन पंजाब में जिस तरह से नजर आई है, तो जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं रह पाएगा। तो उसके मद्देनजर क्या कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है, तो मुझे लगता है इस बैठक में उसकी भी चर्चा हो सकेगी। जी, निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। बहुत शुक्रिया सुधाकर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, और रमेश रैना जम्मू से जुड़ने के लिए और तमाम ताज़ा अपडेट्स के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और इसके बाद बात करें हम उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों को लेकर, किस तरह से घमासान मचा हुआ है ओबीसी आरक्षण को लेकर, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर,
फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को लेकर किस तरह से घमासान मचा हुआ है ओबीसी आरक्षण को लेकर के। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य में सियासी तूफान मचा हुआ है, अगर कहें तो गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य में सियासी घमासान मच गया है। एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चालू है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के आयोजित किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी किए गए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार की तरफ से निकाय चुनाव में किए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। ये 2017 का ओबीसी रैपिड सर्वे था। हाईकोर्ट ने 2017 के ओबीसी रैपिड सर्वे को नकार दिया। अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो बगैर ओबीसी आरक्षण के तुरंत ही चुनाव करा सकती है, ये कहना था कोर्ट का। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए यूपी सरकार एक कमीशन बनाए, पिछड़ा वर्ग आयोग, और वहीं इस पर यूपी सरकार ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण प्रदान करने के बाद ही स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा है कि सरकार नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसमें वो पीछे नहीं हटेगी। यूपी सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर एक घमासान मच गया है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया है, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी इस तरह के आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर कोर्ट में फैक्ट्स नहीं रखे और इस वजह से इस तरह की स्थिति आई। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कोर्ट के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी। इसके बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये कहना है सरकार का कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। दरअसल ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर पिछड़े वर्गों के वोटों को अपने पाले में करने के लिए राज्य में सियासत तेज हो गई है। तो किस तरह की सियासत है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर, आइए सुनते हैं। ये जानबूझ करके असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता डर जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जानकारी होनी चाहिए, जिस दिन समाजवादी पार्टी अपना आंदोलन छेड़ देगी, उनके पास जेल में जगह नहीं होगी। हमें अगर जेल जाने का अभियान करना पड़ा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ा, तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बहुत जल्दी तैयार होंगे। तो आपने सुना अखिलेश यादव को, वो कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह का काम किया गया है। इस मुद्दे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि कोर्ट के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी और किसी भी तरह से ओबीसी आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की विरोधी पार्टी है। उसे पिछड़ों का दर्द नहीं है, वह पिछड़े के नाम पर राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित कराने के बाद ही नगर निकाय का चुनाव कराएगी। यह स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी मैं स्वयं कह चुका हूं। पार्टी और सरकार दोनों इस पक्ष में है। सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रही है, जो माननीय न्यायालय के आदेश हुए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को जो स्वयं जाति विशेष की राजनीति करती है, जिसका चरित्र सत्ता में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए पूरे प्रदेश ने देखा है, बच्चा बच्चा उससे अवगत है। तो ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी को इसके बदले कुछ नहीं हासिल होगा। संविधान भी सुरक्षित रहेगा, आरक्षण भी सुरक्षित रहेगा और उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव होगा।
तो चलिए इस पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से रामेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ हमारे साथ में विशेष मेहमान शरद त्रिवेदी जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी उत्तर प्रदेश के। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और उसके साथ हमारे बाद कुछ देर में डॉक्टर आशुतोष वर्मा पटेल जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहले ऑन ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं और रुख करते हैं रामेंद्र का। रामेंद्र, सबसे पहले तो बताइए कि इस फैसले के निहितार्थ कैसे समझे जाने चाहिए और जो सरकार कह रही है कि हम ओबीसी आरक्षण के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे, कैसे यह संभव होगा? क्या कुछ कहना है उत्तर प्रदेश सरकार का? देखिए निखिल, जब भी न्यायालय कोई निर्णय देता है तो वो संविधान के अनुसार देता है, लेकिन राजनीति संविधान के अनुसार नहीं चलती है। राजनीति जन अपेक्षाओं और जन आकांक्षाओं पर चलती है, यानी कि जन अपेक्षाएं क्या हैं। और एक बड़ा वोट बैंक है, अगर पिछड़े का बात करें तो लगभग 45% से अधिक वोट बैंक है। जो बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं जुड़े हैं, जो बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, अगर ये पिछड़ों को ही साथ लेकर चले होते तो शायद समाजवादी पार्टी का ये हाल नहीं हुआ होता। जब ये सत्ता में आते हैं तो सारे पिछड़े इनके एक जात में सिमट जाते हैं, इसलिए इनके बुरी दुर्गति हुई। सरकार ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है कि न्यायालय ने जो निर्देश दिया है उसको हम मानते हैं, इस पर हम पूरी राय लेंगे और राय लेने के बाद हम हो सकता है कि उच्च अदालत यानी उच्चतम न्यायालय जाना पड़े, हम वहां जाएंगे, लेकिन नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं वो बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए नहीं होंगे। तो मोटा मोटा ये माना जा रहा है कि जो चुनाव है, आयोग अगर इस पर आयोग बनाया जाएगा, आयोग इस पर जो 3 बिंदु है उन पर जब पूरी रिपोर्ट देगा तो 6 महीने लग जाएंगे, यानी जो चुनाव अगले होने हैं वो अप्रैल या मई में जा सकते हैं। इसकी संभावना निखिल अभी तक दिख रही है। जी रामेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में शरद त्रिवेदी जी हैं बीजेपी से, उनको इस चर्चा में जोड़ते हैं। शरद जी, आपको क्या लगता है कि जब आप बार बार कह रहे हैं कि ओबीसी को आरक्षण तो हम दे ही रहे हैं और उसको देंगे, बगैर उसको आरक्षण दिए आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी प्रतिबद्धता आपकी सरकार की तरफ से बार बार इसको जाहिर किया जा रहा है, तो इस अभी जो चुनाव होने थे उसमें कहाँ चूक हो गई? क्यों इस तरह की स्थितियां पैदा हुई? देखिए, मैं खुद एडवोकेट हूं और कोर्ट में हम क्या साक्ष्य रखते हैं उसका जज के फैसले से उतना मतलब हो सकता है। कई बार जज जो है कुछ मन बना के आते हैं कि नहीं हमको ये चीज ठीक लग रही है या वो चीज ठीक लग रही, तो उसके बेसिस पे जो कोर्ट है वो फैसला देता है। साक्ष्य क्या रखे जा रहे हैं वो एक अलग चीज है, पेशबंदी करी जा रही है वो अलग चीज है। तो इसके जो भी उनके सामने साक्ष्य रखे गए, कोर्ट ने एक ऐसा मत लिया जो सरकार और जनता के हित में नहीं लगा हमको, तो उसके खिलाफ सरकार ने कहा है कि हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, ये बिल्कुल तय है। दूसरी चीज की जो ये एकदम से बता दिया गया है कि साहब ओबीसी के खिलाफ हैं, तो ये कहानियां तो पहले भी चल रही थी। आपने देखा कि पिछले चुनाव में इन्होंने कहा कि ओबीसी के खिलाफ है, पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ वो नतीजा हमारे सामने है। इन्होंने जब दुबे का एनकाउंटर हुआ तो बता दिया गया कि साहब जो है भाजपा ब्राह्मणों के खिलाफ है। तो ये एक जाति और वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, तो इनकी समस्या सिर्फ इतनी है। और जब अगर ये जाति की भी बात करते हैं तो सिर्फ एक ही जाति की बात होती है, जिस वजह से आप देखें इनको 3 बार चुनाव में इनको सत्ता से बाहर रखा गया है। हाँ। माननीय योगी सरकार ने और केंद्र सरकार ने चुनाव जो ये ओबीसी कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा दिया है। ओबीसी माननीय प्रधानमंत्री खुद हैं और उत्तर प्रदेश में 80 जिलों में 57 जिलों के जिला अध्यक्ष जो हैं वो ओबीसी हैं। 27 केंद्र सरकार के मंत्री ओबीसी हैं और 20 दलित हैं। जो अभी पहले हमारे जो राष्ट्रपति थे वो दलित समाज से थे और अब जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समाज से। तो जिस तरह की कटिबद्धता भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है दलितों, शोषितों और पिछड़ों के लिए, वो सामने उजागर है, सबके सामने है। लेकिन अनर्गल बातों को तो आप नहीं चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष वर्मा पटेल जी भी जुड़ गए हैं। पटेल जी, स्वागत है आपका। और सीधे आपसे यही जो जवाब इस बात का कि आखिर इतनी हलचल क्यों मची है, इतनी जिसको कहते हैं कि इतनी घबराहट क्यों है? क्या ये जो ओबीसी का वोट बैंक आपका खिसका है उसकी वजह से आपको लगता है कि एक अवसर मिला है राजनीति करने का, इसलिए कुछ ना कुछ बयान दिए जाने चाहिए, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई अवसर मिला है आपको? नहीं, देखिए, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का अवसर मिला है, ये आपके शब्द हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे इतर है। आप समझिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या चालाकी करी है।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए मनोवृत्ति से शोषित जो नेता हैं, वो कभी इस बात को यकीन नहीं करते हैं कि इस देश में संविधान रखना चाहिए। वो आज भी वर्ण व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं। इस बात को कैसे साबित करेंगे आप? इस बात को साबित नहीं कर सकते। जी जी आप अगर टोकेंगे नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन इस बात को साबित करते चलिएगा, मतलब ऐसे मजा नहीं आएगा ना हवाई जमा खर्च करने से, तो आप कुछ बताते चलिएगा। अच्छा, एक अच्छी डिबेट होगी। जी 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 जी। जब त्रिवेदी जी बोल रहे थे तो आप बड़ी नहीं मैं सुन रहा था, क्योंकि तब तक आप जुड़े नहीं थे। आप नहीं आप बिल्कुल आप कहिए, आप तर्क के साथ कहिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। चलिए, त्रिवेदी जी की बात टोक नहीं पा रहे ना। अरे चलिए, अब तो आपको मौका दिया साहब, आप बोलिए जी। हाँ तो साहब सुनिए, तो आप इस बात को समझिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है 2017 में, उसके बाद से जब भी ऐसे मौके आते हैं जहां पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना होता है या सर्वोच्च प्रतिनिधित्व मिलना होता है, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं थी, तो पिछड़ों ने इनको नकार दिया था क्या? या इनकी नीतियां नहीं थी या ये देशद्रोही थे? जब केशव देव मौर्य के नाम पे चुनाव लड़के आते हैं और मुख्यमंत्री बनाना होता है, तो इनको एक जो है उच्च जाति का छतरी चाहिए, तब पिछड़ा नहीं चाहिए, लेकिन वोट मांगने के लिए पिछड़ा चाहिए। उसके बाद भी लोग भवन में उनकी पट्टी गिराई गई, उनको स्टूल पे गिराया गया, वगैरह वगैरह, जो हुआ सो हुआ। जब इनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं इस निकाय चुनाव के बारे में आता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने दे रखा है मध्य प्रदेश वाले केस में भी और महाराष्ट्र केस में, कि आप पिछड़ा वर्ग आयोग बनाएंगे, उसकी रिकमेंडेशन देंगे, ट्रिपल केस लगाएंगे। तब आपने 6 सालों से इस पे एक्सरसाइज क्यों नहीं करी? आप जानते थे कि रैपिड सर्वे सुप्रीम कोर्ट में गिरेगा, और पिछले दरवाजे से इस पे रिट डलवाई, इसको गिरवाया, और कोर्ट का वो नतीजा आया जो आपने सुना कि बिना आप ट्रिपल टेस्ट किए आप आरक्षण नहीं दे सकते। आप यही तो चाहते थे। अब वो कह तो रहे हैं पटेल जी कह तो रहे हैं कि वो हम ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं आगे बढ़ेंगे, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? नहीं बिल्कुल, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तो हलफनामा देगा ही देगा ना कि आप तय समय पे चुनाव भी नहीं करवा पा रहे हैं। मुझे आप बता दीजिए कि शरद त्रिवेदी जी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी, आपने पिछड़ा आयोग क्यों नहीं बनाया? सिर्फ एक जवाब का आप और चलिए, इसका जवाब शरद त्रिवेदी से ले लेते हैं। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 2010 का था, तो अब सवाल आपके ऊपर भी उठेंगे। फिलहाल शरद त्रिवेदी जी इसका जवाब दें। देखिए, ये पार्टी जो है वो सिर्फ एक जाति की पार्टी है, ये पिछड़ा से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब ये कह दें कि साहब इनका अध्यक्ष जो है वो किसी अन्य समाज से होगा, ये सिर्फ एक खानदान और एक जाति के समीकरण पे ये पार्टी चलती है। वो जाति समीकरण इनका धूमिल हो चुका है। इन्होंने अपने जो इनके चाचा थे उनको इन्होंने स्टेज से धक्का दिया, उनका माइक छीन लिया, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में नहीं आने दिया गया। ये बता दें कि इनका कौन सा मुख्यमंत्री पिछड़ा बना है? ये सारे जो राज परिवार है इनका उसी का मुख्यमंत्री बनता है। एक बता दें, या बता दें कि अगला मुख्यमंत्री जो है, जब ये पार्टी अगर कभी सत्ता में आई तो ये मुख्यमंत्री जो है वो अन्य ओबीसी का बनाएंगे। ये कह दें, अभी हम देख लें कि इनका किस तरह की कटिबद्धता है इनकी ओबीसी के लिए। ये दलित महिला का इन्होंने जिस तरह उनके ऊपर हत्या करने की कोशिश करी 93 में, और ये संवैधानिक सिस्टम को कितना मानते हैं, वो 93 में मायावती जी पे हमला हुआ, 93 में 94 मायावती जी पे हमला हुआ, 93 में जो इनकी विधानसभा की बैठक थी इनके संरक्षण में, उसमें 28 विधायक अस्पताल पहुंच गए थे। ये लोग इतना संविधान को मानते हैं। और इसका जवाब ले लेते हैं। और हम तो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा जब तक कि चुनाव जो ट्रिपल जो टेस्ट के बेसिस पे ये नहीं किया जाएगा, जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी को, चुनाव नहीं होगा। ये माननीय योगी जी ने, माननीय मौर्य जी ने ये बात कह दी है। चलिए, इस बात का जवाब आशुतोष पटेल जी से ले लेते हैं। राजनीति हम करते नहीं जी। आशुतोष पटेल जी, जब सरकार ने कह दिया कि भाई स्थिति जो भी हो लेकिन बिना आरक्षण के हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उसके बाद क्या ये कहीं ना कहीं कोई क्राइसिस है? जिस तरह इन्होंने आरोप लगाया कि भाई आपके यहाँ तो एक खानदान के अलावा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, और ये स्थिति थी कि जब ये जो ट्रिपल टेस्ट के बाद होगा तो उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण की स्थिति जो है वो सही हो सकेगी। तो अभी तक जो स्थिति है आरक्षण की ओबीसी को लेकर के, उसमें तो और सुधार ही हो जाएगा। तो ये शायद ये स्थिति कहीं ना कहीं बेचैन कर रही है समाजवादी पार्टी को। मान्यवर जी, बेचैन यहाँ पे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और आप भी बेचैन हो रहे हैं। मैंने कहा कि ये तो अधिवक्ता है ना,
पहला सवाल आपने अच्छा, पूछा, आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए तो बेचैनी हो जाए, मतलब कौन सा हाँ, सवाल आपसे बिल्कुल। पूछा जाए? नहीं, समाजवादी पार्टी से आप बेचैनी हो सकते ये हैं, जो लेकिन आपने डॉक्टर साथ में वो जो बेचैनी पुछल्ला जोड़ दिया आशुतोष जी, वो उसकी जरूरत नहीं थी। मतलब अगर आप नहीं, चाहें, नहीं, अगर आप कहें तो आपसे आप सवाल ना सवाल पूछा पूछिए। जाए, आपको बुलाया इसीलिए गया है, तो आप तो मैं तो फिर जवाब मेरे दे रहा ऊपर हूं। क्यों आरोप लगा के आगे बढ़ रहे हैं? आप उनको आरोप आप लगाइए, जवाब दीजिए वो ना। आपके ऊपर आरोप लगाएं, आप लोग स्वतंत्र हैं। नहीं, चलिए। तो आप जवाब पूछिए ना। एक जी। ही सवाल से पूछा था शरद त्रिवेदी से कि पिछड़ा आयोग क्यों नहीं बनाया, उन्होंने 92 और 93 और पता नहीं चाचा भतीजा शुरू हो गए। चलिए आप ही बस बता दीजिए, आप ये- लोगों ने पिछड़ा आयोग क्यों नहीं बनाया था? 2010 बताइए में ना, ऑर्डर था पूछिए। जी। इनसे पूछिए। अरे इनसे आपसे पूछिए ही ना। पूछ रहे हैं, अरे भाई, 2010 का ऑर्डर था, सवाल आप मैंने बताइए ना, पूछा आपने है, क्यों नहीं सवाल बनाया आपने था? पूछा है, आप जवाब क्यों दे रहे हैं? नहीं आप नहीं, शरद मैं ये नहीं त्रिवेदी कह रहा पूछिए हूं, ना। उनका अभी उनसे ही ये पूछेंगे, पूछता है। उनको छोड़ नहीं रहे हैं, अब एक एक करके बात नहीं, करेंगे ना। सवाल तो उन्हीं अब का दोबारा, था पहले। अरे सुनिए तो भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं अभी तक क्या उन्होंने बात जवाब नहीं दिया, अब आप अपना अरे बता ऐसे- दीजिए, ऐसे- फिर उसके ऐसे बाद उनके एंट्री पास मत आते हैं। कीजिए। उन एंट्री अपना मत बता कीजिए। दीजिए, फिर उनके पास आते हैं, हम ऐसे उनको जाने एंट्री नहीं मत देंगे, कीजिए। उनको ऐसे जाने नहीं एंट्री मत देंगे। कीजिए। आप अपना जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए। अरे भाई, आप लोगों को इतना डर क्यों लगता है बीजेपी से पूछने में? अरे पूछिए ना, हद क्यों नहीं है, आयोग मैं बनाया? आपसे पूछ रहा हूं तो आपको छोड़ के उन्हीं को पूछने लग जाऊं क्या? पहले आप या तो पहले तो आप सवाल- या तो वेट करिए, ये सवाल- हम आप ये सवाल तो मैं आप ही पूछा। आपसे ही बनेगा ना। आशुतोष हाँ, जी, मैं बताऊंगा। आशुतोष जी, आप कह रहे हैं कि मैं मैं आपको इसका टोक जवाब रहा हूं, दूंगा। आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे अरे हैं। भाई मैंने कहा साहब, कि पहले- सवाल तो आपसे ही बनेगा ना। 2010 में आया था फैसला गजब। सुप्रीम कोर्ट का, गजब तब आप बात है। सत्ता में थे, आपने गजब बात जारी है। क्यों नहीं किया? गजब बात है, गजब बात है। सवाल मैंने पूछा त्रिवेदी जी ने, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब आप वही सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। तो अरे आप मैं जवाब बीजेपी देंगे? को देखते आपके रहे। पास जवाब हो तो दीजिए, जवाब तो सवाल तो आपसे ही बनेगा, सवाल तो आपसे भी बनेगा। सरकार में वो है उत्तरदायी, वो देना। नहीं, वो तो क्या कर देंगे रहे ही। हैं? मैं ये कोई कह रहा हूं, बात उनसे कर रहे हैं? पूछूंगा, उनसे जरूर अरे आप पूछूंगा। अभी पूछिए, आपने सब पूछा, उन्होंने पूछिए नहीं भाई। दिया, उनसे दोबारा अरे पूछूंगा। पूछिए पहले ना, आपसे क्यों? आप अरे जवाब भाई, दे दीजिए, फिर प्रोग्राम आगे चला बढ़ते रहे हैं भाई। हैं। या तो आप बता अरे दीजिए कि भाई, मुझे लाइव- जवाब नहीं देना, पहले उनसे ले लें, तब भी हम आप आगे पहले बढ़ उन्हीं से जाएं। लीजिए। वो सत्ता में है, वो जवाब दें कि क्यों नहीं बनाया पिछड़ा आयोग। भाई चलिए, अब इनका कहना है कि हमने नहीं बनाया, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन आपने क्यों नहीं बनाया ये आप बताइए शरद जी। देखिए, जब हमारी सरकार आई थी, आते ही 6 महीने के अंदर अंदर आपका वायरस आ गया था। उसके बाद हमको जनता को बचाने की, जिंदा कौन रखने सा की वायरस? ज्यादा जरूरत थी। कौन इनके सा ये वायरस? 4 बार सरकार में रहे हैं, ये तो 4 बार सरकार में रहे उत्तर प्रदेश में। इनको तो तुरंत बना लेना चाहिए था, या ये 2010 में कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे कि तब बनाएंगे, शरद जी, तो उसके बाद शरद में जी, इनको 7 पांच साल वर्ष में पांच इन्होंने वर्ष क्यों पांच नहीं वर्ष बना दिया? आशुतोष जी, ये तो कह रहे हैं कि भाई कोरोना आ गया था और इनकी गलती है, इन्होंने नहीं बनाया। 5 वर्ष आपने ने भी नहीं बनाया, उसका क्या आप बताएंगे? आप 4 बार सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, आपने क्यों नहीं, नहीं चलिए, बना दिया? ऑर्डर 2010 में आया था, हम उसके पहले के जा ही नहीं रहे। ऑर्डर तो 2010 में आया था, 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार रही, आपने क्यों नहीं बनाया? बताता हूं जी। इसलिए बताया क्या कि पहले शरद द्विवेदी जी अधिवक्ता, उनसे बताइए कि आपकी सरकार 2017 से थी, 2019 से नहीं है, 2017 में, और वायरस आया था 2020 में। तो अपने आप को फैक्चुअली करेक्ट कीजिए। तो आप 6 साल से सरकार में हैं, आप पता नहीं किस पार्टी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारा ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का 2010 में, सरकार बनी 2012 में। 12 से लेके 17 तक पिछड़ों के लिए हर समय काम हुआ, इसलिए आयोग क्यों नहीं बनाया? पिछड़ों के लिए काम तो वो भी गिना रहे हैं, काम तो वो भी गिना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, वो अभी तक वो पूरा खाका उन्होंने गिनाया, कितने हमारे अध्यक्ष हैं, कितना क्या है, उसको गिनाने से क्या फायदा है? हमने पिछड़ों के साथ उचित न्याय किया, पिछड़ों की लड़ाई करी, पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाया। आपने पिछड़ों के नाम पे वोट लिया और छतरी को मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए आपको सवाल उठ रहा है। नहीं, वही सवाल तो आपसे उठा रहे हैं, वही सवाल तो आपसे उठा रहे हैं कि आपके यहाँ तो यादव के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। नहीं, क्यों नहीं? अरे भाई, हमारे वहां हम तो मुख्यमंत्री का नाम घोषित करके लड़ते हैं चुनाव। आप तो मौर्य जी का नाम घोषित करवाते हो, पीछे तो योगी आदित्यनाथ को बनाते हो। मेरी जानकारी में, खैर शरद जी इसको बेहतर बताएंगे। शरद जी, क्या मौर्य जी का नाम घोषित करके आप लोग लड़े थे चुनाव में? फैक्चुअली क्या ये सही है? आशुतोष जी की जानकारी शायद मुझसे बेहतर होगी हमारी पार्टी के बारे में, मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अगर है तो ये हमसे ज्यादा जानते हैं, शायद अच्छा कह रहे होंगे। लेकिन हम ना पिछड़ों, अगड़ों, जाति, धर्म, संप्रदाय की हम कोई राजनीति नहीं करते। ये भारत की जनता की पार्टी है, ये इनका प्राइवेट समाजवाद है, क्योंकि समाजवाद का खात्मा हो गया था 1990 में। ये 92 में पार्टी आई, इन्होंने अपना प्राइवेट समाजवाद बना दिया, जो ओबीसी एक ही जाति है, मंत्री एक ही जाति का बनेगा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही जाति का बनेगा। इन तो पिछले 4 बार में ये बताएं ना कि एक जाति के अलावा उन्होंने किसका भला किया है।
और उस जाति में भी सिर्फ जो इमीडिएट परिवार है, 2014 में ये चुनाव लड़े थे, 2014 में पूरी पार्टी चुनाव हार गई और जो 5 सीटें निकली थी वो पूरी परिवार की थी। एक आदमी का बता दें कि परिवार के अलावा किसकी सीट निकली थी 2014 में? चलिए एक बार जीत गया था, पार्टी हार गई थी। चलिए एक बार अपने रिपोर्टर के पास चलते हैं। रामेंद्र, आपको क्या लग रहा है कि ये जो पूरा सियासी घमासान है, ये कहीं ना कहीं एक अवसर मिला है सियासी दलों के लिए कि एक मुद्दा मिला है, एक मौका मिला है, तो कम से कम इसके नाम पर एक सियासत कर ही ली जाए ओबीसी आरक्षण को लेकर के, कि ओबीसी का असली जो रहनुमा है वो कौन है, ये ज्यादा अब साबित करने की कोशिश है? नेता नहीं रहे, अगर आप उसको देखें, अगर पूरे पिछड़े को वोट मिलता तो शायद मुलायम सिंह कभी सत्ता से नहीं जाते। वही हाल अखिलेश यादव का है, वो भी पिछड़ों के नेता नहीं है, यानी पिछड़ा वोट यादव छोड़ के इनसे बहुत टूटा है। तो ये जो अवसर समाजवादी पार्टी को मिला, वो किसी तरह इस नेतृत्व को आगे लेकर के जाना चाहती है कि आपके खिलाफ ये सारे काम कर रहे हैं, हम आपके रहनुमा हैं, हम आपके नेता हैं, हम अधिकार दिलाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने आरक्षण नहीं शुरू किया था, जिन बीपी सिंह ने पिछड़ों को आरक्षण दिया था उनके साथ इन्होंने क्या किया, शायद वो इतिहास में नहीं जाना चाहते। तो कोई इनसे बड़ी अपेक्षा नहीं है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों में पैठ की है, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो, चाहे स्टेट के राज्य मंत्रिमंडल में हो, पिछड़ों के सारे समूहों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया, उनको ऊपर उठा के लाया गया है। शायद ये मरोड़ अभी भी समाजवादी पार्टी के दर्द में है और इसलिए इस दिक्कत आ रही है कि वो किसी तरीके से प्रचारित करना चाह रहे हैं कि ये भाजपा ने ऐसा किया न था, कोर्ट का निर्णय ऐसा ना था। तो ये अपनी अपनी राजनीति और दोनों दल अपने अपने बिंदुओं पर अडिग है और अब आगे देखना होगा कि कहाँ राजनीति जाएगी, कैसे आगे बढ़ेगा और नगरीय चुनाव कब होगा। जी बिल्कुल, ये देखने की बात होगी कि कब नगरीय चुनाव हो पाएंगे। बीजेपी ने, सरकार ने ये क्लियर किया है कि ओबीसी आरक्षण के बगैर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। फिलहाल इसको लेकर सियासत गर्म है। आप दोनों का, आशुतोष जी आपका और हमारे साथ में जुड़े हुए थे शरद त्रिवेदी, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रामेंद्र आपका भी शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो निश्चित तौर पर ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक अच्छा, जिसको कहते हैं खासा घमासान छुड़ा हुआ है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि कौन ओबीसी का रहनुमा है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके बाद से इस तरह की स्थितियां आई हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने, वहां के मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ कर दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव नहीं होंगे। और अब बढ़ते हैं बिहार की सियासत की बात करते हैं। बिहार में महागठबंधन का नेता कौन, आरजेडी जेडीयू में संघर्ष छिड़ा हुआ है। जब से ये बात सामने आई है कि नीतीश कुमार केंद्र में जाएंगे, तब से इस तरह की बातें सामने आ रही है। कोलकाता में होने वाले नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के साथ इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से नीतीश कुमार दूर रहेंगे। नीतीश कुमार लगातार इस तरह की मीटिंग से इसके पहले भी दूर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 में तेजस्वी को नेतृत्व सौंपने की बात करके आरजेडी को उन्हें और वक्त देने का मंसूबा बनाया था उन्होंने, लेकिन शायद आरजेडी को ये बात गले नहीं उतर रही है। आरजेडी को शायद नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं हो रहा है, ये बात जम नहीं रही है। ये पहला मौका है जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भारत सरकार के किसी हाई प्रोफाइल मीटिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार स्वयं नहीं जाएंगे, बल्कि तेजस्वी यादव उनकी जगह जाएंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और उसमें गंगा को लेकर के एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। पिछले साल जुलाई महीने से बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने भारत सरकार के 6 से ज़्यादा कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी है। जाहिर है तेजस्वी को गंगा मीटिंग में शामिल होने से आरजेडी उत्साहित है, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सीएम नीतीश को पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की तरह त्याग करने की सलाह दे चुके हैं कि प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जैसे त्याग किया था उस तरह का त्याग करें। जगदानंद सिंह का मानना है कि छोटे पद का त्याग करके ही नीतीश पीएम का पद पा सकते हैं। जानकार मानते हैं कि गंगा मीटिंग में तेजस्वी को भेजकर नीतीश कुमार आरजेडी को अपनी सियासी चाल से अवगत करा रहे हैं दरअसल, जबकि आरजेडी इसे अपने लिए बड़ी उपलब्धि मान रही है। तो अपने हिसाब से कौन सही है और कौन गलत है, और क्या ये आपस में रिफ्ट का एक संकेत है? महागठबंधन सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार 2 उपचुनावों में बीजेपी से पराजित हुए हैं। आरजेडी इसे नीतीश की घटती लोकप्रियता मान रही है। छपरा जहरीली शराब से
100 से ज्यादा मौत से आरजेडी को अपना जनाधार खोने का डर सता रहा है। आरजेडी को लग रहा है कि जेडीयू के साथ जाकर उनका जनाधार भी नीचे जा सकता है। सत्ता को लेकर कंफ्यूजन सिर्फ लालू जी की पार्टी आरजेडी में ही नहीं है, बल्कि जेडीयू में भी है, क्योंकि जेडीयू के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनमें इस बात का अंदेशा है कि क्या नीतीश कुमार जेडीयू को आरजेडी में विलय करना चाहते हैं। तो उनके अंदर भी एक छटपटाहट है, कसमसाहट है इस बात को लेकर जानने की। नीतीश कुमार ने 2025 में तेजस्वी को नेतृत्व सौंपने की बात करके अपने सांसदों और विधायकों को पशोपेश में डाल दिया है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके लिए क्या स्थिति होगी। हमारे साथ में हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, इससे पहले कि दोनों पार्टियों के बीच में जो रिफ्ट है उसकी बात हम करें, यह भी जानना जरूरी होगा, यह समझना जरूरी होगा कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या है, और खासतौर पर जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता जो कहीं ना कहीं एक बार उनके लिए स्थिति जो बनी थी, अब उसमें एक छटपटाहट सी है कि आखिर होगा क्या, और कहीं आरजेडी में विलय तो नहीं हो जाएगा जेडीयू का। निखिल, मैं पहले आपके सवाल से आने से पहले मैं अपनी जो आपने रिपोर्ट पढ़ी है, मैं उसी रिपोर्ट को पहले हवाला देते हुए बताऊं कि आज की खबर जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये देखिए कि नेशनल गंगा काउंसिल की जो ये मीटिंग है, उस काउंसिल की मीटिंग में तेजस्वी यादव हिस्सा ले रहे हैं बतौर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार। अब ये सवाल है कि नीतीश कुमार क्यों नहीं जा रहे हैं, जब आप ये देखिए कि नॉर्थ के जो भी स्टेट्स हैं और ईस्टर्न स्टेट्स में कई ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री के साथ उस मीटिंग में शिरकत करेंगे। अभी मैं जो एक विज्ञप्ति देख रहा था जल शक्ति मंत्रालय का, तो आप ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग कि 2700 करोड़ रुपया जो इन स्टेट को सीवरेज प्लांट के लिए मिल रहा है। मतलब उनके शहरों में गंगा में स्वच्छ पानी जाए, उसके लिए जो ट्रीटमेंट प्लांट से लेके सीवरेज की व्यवस्था की जाएगी, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात को लेके जल शक्ति मिशन ने अपने उस नमामि गंगे की जो काउंसिल मीटिंग है उसमें रखने जा रही है। अब सवाल है कि इस मीटिंग से नीतीश कुमार क्यों दूर हुए हैं, तो ये भी आपको जानना शायद जरूरी है हम लोगों को कि आप ये देखिए कि जो महागठबंधन के सरकार के नेतृत्व करते हुए जब से नीतीश कुमार देखे हैं, तब से भारत सरकार के ऐसे 6 से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है उससे अपने को अलग किया हुआ है नीतीश कुमार ने। तो अब ये सामने में ये बात सवाल तो जरूर उठा कि ये नेशनल गंगा काउंसिल की इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है और इसमें बिहार को खास करके पटना जैसे कई ऐसे शहर हैं जिसका सीधा सरोकार गंगा से है, और उसमें जो ट्रीटमेंट प्लांट लगने हैं या सीवरेज के जो नए स्कीम आने हैं उसमें बिहार को भी काफ़ी फायदा मिल सकता है। और उससे अलग हटके अगर नीतीश कुमार तेजस्वी को भेज रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी इसको एक बड़ा मौका देख रहा है। आरजेडी का मौका देखने का मतलब इसमें यह है कि उसको लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल की मीटिंग, जहां इतने सारे राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड, और आप देखिए कि वहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे, कई चीफ मिनिस्टर्स होंगे, उसमें तेजस्वी यादव अगर महागठबंधन को लीड करते हुए दिखेंगे तो आरजेडी के सारे लोगों में, आरजेडी में एक तरह का उत्साह है कि वो एक नेशनल सीन में तेजस्वी को लाके उनका ये गठबंधन में आने का एक सपना पूरा हुआ है। जबकि जेडीयू में इसको लेके एक अलग व्यवस्था है जिसकी बात आप कर रहे थे निखिल। जी, तो जेडीयू की क्या सोच है, दरअसल नीतीश कुमार की क्या सोच है उनको भेजने से के साथ में? देखिए, ये स्थिति इसलिए बनी कि पिछले महीने में आपने देखा होगा कि वैशाली अपने नालंदा में ही अपना जो गृह प्रदेश है नीतीश कुमार जी का, उसमें उन्होंने कहा था कि 2025 का जो हम चुनाव लड़ेंगे वो हम तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो वो एक तरह से एक टाइम बाई कर रहे थे, वो एक तरह से आरजेडी को बता रहे थे कि ये अभी का जो महागठबंधन सरकार के जो टेन्योर है 2 साल 3 साल जो है उसको आप हमारे साथ पूरा कीजिए, 25 में हम पूरा का पूरा तेजस्वी को सौंप रहे हैं। लेकिन ये जो है उसको कम से कम आरजेडी में ये मैसेज जा रहा है कि वो एक तरह से हमारे साथ छलावा है, क्योंकि वो 3 साल का एक लंबा गैप देके नीतीश को उनका जो अपना अभी तक रहा है पॉलिटिक्स में सा और मात की जो पॉलिटिक्स करते हैं, तो उनसे उसको उनमें एक डर तो हमेशा रहता है कि नीतीश कुमार कब कहाँ पलटी मार दें, ये इसकी संभावना उसको सामने में दिखता रहा है। पिछले आप जो 15-18 साल का नीतीश कुमार का जो राजनीतिक करियर देखिए उसमें उन्होंने एक तरह के इस चीज़ों को आजमाया है। तो इसीलिए जो जगदानंद सिंह है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बीपी सिंह की तरह अपने को एक त्याग पुरुष के रूप में देखना चाहिए। अगर बीपी सिंह ने एक मंत्री पद त्याग करके जनता के बीच में गए तभी वो प्रधानमंत्री पद का हासिल किए, तो अगर नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है जैसा कि लोग कहते हैं, तो फिर नीतीश कुमार को इस छोटे पद के लिए इतना आकर्षण नहीं रहना चाहिए। वो तेजस्वी को सौंप दें और केंद्र की राजनीति में अपनी भूमिका निभाएं।
तो ये कह के कम से कम जगदानंद सिंह ने एक तरह से बिहार से रुखसत करने की तो किस तरह की पॉलिटिक्स, किस तरह की आरजेडी की चिंता है, जेडीयू की चिंता है कि अगर वो 2025 का ही मानक मान लेते हैं तो उनका ये लगता है कि राजनीतिक भविष्य तो सबसे दांव पे उनका है, कि अगर जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाता है तो उनके जो सांसद हैं अभी जो चुन के आए हैं, उनके जो विधायक हैं जो अभी चुन के आए हैं, विनोद जी ये कसमसाहट, ये कश्मकश की बात जो है वो सामने आई है। किस तरह का आगे आने वाले समय में आप अभी इन दोनों विनोद जी आप हमें सुन पा रहे हैं? सामने में दिखने लगी है। निखिल, विनोद जी आप हमें सुन पा रहे हैं? विनोद जी आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, विनोद जी ने लगभग अपनी बात कह ली है और कहीं ना कहीं एक कन्फ्रंटेशन वाली जो स्थिति है वो सामने आती दिख रही है, और खासतौर पर जो कन्फ्यूजन जो नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में है, खासतौर पर जेडीयू के, वो जाहिर तौर पर इस पूरी जो कवायद है उसके बीच में देखी जा सकती है। और अब बात करेंगे शहरों की खूबसूरती के साथ वित्तीय रैंकिंग अब मिलेगी, और अपने शहर का वित्तीय हाल क्या है वो भी आप जान सकेंगे किस तरह से। इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय प्रयास कर रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने शहरों की वित्तीय रैंकिंग का महत्वपूर्ण ऐलान किया है। अखिल भारतीय स्तर पर होगा इसके लिए कंपटीशन। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गाइडलाइंस लॉन्च की हैं। शहरों को अपना प्रपोजल भेजने के लिए 1 महीने का वक्त मिलेगा। 30 जनवरी से वित्तीय रैंकिंग की होगी शुरुआत, जिसमें शहरों को 4 चरणों में बांटा गया है और 4 टियर दरअसल इसके बनाए गए हैं। शहरों के ब्यूटिफिकेशन चार्ट में सौंदर्यीकरण जो चार्ट है उसमें कौन से शहर का कौन सा वार्ड अधिक सुंदर है, इस आधार पर तय होगा कि किस वार्ड ने स्वच्छता का सबसे अधिक ख्याल रखा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी विकास को चैलेंज के रूप में लिया था और स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, और इसी अभियान के तहत गरीबों और वंचितों को मिले हैं 1 करोड़ 22 लाख पक्के मकान। ये शहरी जो अभियान है उसके तहत पक्के मकान से लेकर के स्वच्छता और सौंदर्यीकरण तमाम सारी चीज़ें इसमें फोकस है। स्वच्छ भारत अभियान में कचरा प्रबंधन 17% से बढ़कर 78% हुआ है, और लेकिन इसमें कई शहरों की चुनौतियां जो हैं वो भी बरकरार हैं। स्वच्छ और स्वास्थ्य वातावरण बनाने के लिए शहरों को उनके म्यूनिसिपल बॉडी के बीच प्रतियोगिता रखने के लिए विचार मांगे गए हैं। फाइनेंशियल सेगमेंट के आधार पर शहरों को पैसा मिलेगा। गार्बेज फ्री सिटी के लिए सामाजिक भागीदारी से होगा प्रयास। अर्बन ब्यूटिफिकेशन प्रतियोगिता के बीच शहरों के वित्तीय स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाएगा। शहरों की लगातार बढ़ रही आबादी के बीच म्यूनिसिपल बॉडी को आर्थिक रूप से मजबूत करना जरूरी है, और इसके लिए ये सारी कवायद की जा रही है। हमारे संवाददाता धीरज कुमार इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, कितनी महत्वपूर्ण ये एक पहल आप देख रहे हैं कि अब जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, बड़े शहर जिनको कहा जाए, वहां पर अब न सिर्फ शहर का सौंदर्यीकरण के बारे में जो प्रयास है वो उसको और तेज किया जाएगा, बल्कि अब उनका जो आर्थिक हालात कैसे हैं म्यूनिसिपल बॉडी का, इसका भी अब एक कहीं ना कहीं न सिर्फ एक उसके बारे में पूरी जानकारी हो सकेगी, बल्कि उसका जायजा लेगी शहरी विकास मंत्रालय, बल्कि अब आम लोग भी उसके बारे में जान सकेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। आज केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री ने प्रेस वार्ता में जैसा कि बताया है कि और उन्होंने गाइडलाइंस जारी किए हैं देश के सभी जिलों को, सभी शहरों को, और उस गाइडलाइंस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम 2 चीज़ लॉन्चिंग करने के लिए जा रहे हैं। एक पहली चीज़ है कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी, जैसा कि आपने कहा कि शहरों की रैंकिंग की जाएगी, और रैंकिंग का पैमाना है कि शहरों की स्वच्छता के आधार पर, उसकी सुंदरता खूबसूरती के आधार पर उसकी रैंकिंग की जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि शहरों की जो वित्तीय स्थिति है उसकी भी रैंकिंग की जाती है की जाएगी। तो इसका उन्होंने एक पैमाना बनाया, एक आधार उन्होंने तैयार किया है कि जो भी शहर है उस शहर में उसने अपने शहर ने अपने रिसोर्स का कितना मोबिलाइजेशन किया, अपने रिसोर्स का कितना इस्तेमाल किया है, और शहर का जो खर्च है, शहर का जो बजट है, उस बजट के आधार पर उस शहर का कितना परफॉर्मेंस है। और तीसरी चीज़ें क्या है कि फिस्कल सिस्टम, जो राजकोषीय शासन प्रणाली है, वित्तीय शासन प्रणाली है, इन तीनों प्रणाली को आधार बनाकर उन्होंने ये तय किया है कि हम शहरों की रैंकिंग करेंगे। और इस रैंकिंग के लिए उन्होंने सारे जो शहर हैं उस सारे शहरों को उन्होंने गाइडलाइंस जारी किए हैं, और उस गाइडलाइंस के आधार पर अगले 30 जनवरी से शहरों की जो रैंकिंग है वो प्रारंभ की जाएगी, जिसमें एक वित्तीय रैंकिंग। तो ये वित्तीय रैंकिंग किस हिसाब से वित्तीय रैंकिंग की जाएगी धीरज, ये भी समझना चाहेंगे। जो राज्यों का क्या मतलब, कोई उसके लिए मानक तय किए गए हैं? जो आपने गाइडलाइंस की बात कही, क्या है मुख्य बातें उसमें?
देखिए उसमें 3 मानक तय किए गए हैं। कोई भी शहर है वो अपने रिसोर्स पहले मानक के, अगर हम मानक की बात करें तो उसमें सबसे पहला बिंदु है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। शहर ने अपने रिसोर्स का कितना इस्तेमाल किया है। उसके बाद दूसरा जो मानक है, उस मानक में कहा गया है कि जो शहर का जो एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर के आधार पर शहर ने कैसा प्रदर्शन किया है। और तीसरी चीज है कि फिजिकल गवर्नमेंट सिस्टम, राजकोषीय शासन प्रणाली, वित्तीय शासन प्रणाली, उसका उस शहर ने कितना इस्तेमाल किया है। इन 3 चीज़ों को आधार बनाकर शहरी विकास मंत्रालय ने ये कोशिश की है कि अगले 30 जनवरी से देश के सभी शहरों की रैंकिंग की जाएगी और उस रैंकिंग के आधार पर शहर का जो वित्त है वो तैयार किया जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि शहर का ब्यूटिफिकेशन भी किया जाएगा। उसके ब्यूटिफिकेशन की रैंकिंग की भी होगी। ब्यूटिफिकेशन में रैंकिंग के पीछे का मकसद ये है कि शहर के जो वार्ड हैं उनके बीच में कंपटीशन हो। अगर एक वार्ड अच्छा है तो उसका उसी शहर के दूसरे वार्ड से कंपटीशन कराया जाए कि वो वार्ड किस मायने में उस वार्ड से अच्छा है। तो इस तरह से एक प्रतियोगिता, एक कंपटीशन, बिल्कुल एक स्वस्थ प्रतियोगिता हो सकेगी, न सिर्फ ब्यूटिफिकेशन को ताकि लेकर शहरों की स्थिति बेहतर हो। जी बिल्कुल, शहरों की स्थिति बेहतर होगी और स्वस्थ परंपरा, स्वस्थ प्रतियोगिता जो अभी तक ब्यूटिफिकेशन को लेकर के चल रही है वो सामने आएगी और साथ ही साथ जो वित्तीय स्वास्थ्य है वो भी बेहतर हो सकेगा, उसकी कवायद की जा रही। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए धीरज। तो इस वक्त में आज बस इतना ही और अब इस वक्त में जो समय है वो है देश हित का। आज आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सांस्कृतिक नव जागरण अब दिखाई देने लगा है। जिस सांस्कृतिक पुनर्जागरण, आध्यात्मिक चेतना की हम बात करते हैं, अब उसको हम महसूस कर सकते हैं। एक ट्विटर यूजर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें एक छोटा बच्चा ट्रेन में शास्त्रीय संगीत गा रहा है, ट्रेन की अपर बर्थ पे बैठकर। कुछ दिन पहले ही हमने काशी तमिल संगमम में ऐसी ही तस्वीरों और कुछ ऐसे ही संस्कारों की परिकल्पना की थी। आपको छोड़े जाते हैं इन तस्वीरों के साथ, आप देखिए और सोचिए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। அனுபூதி பாடி கந்தனே உன் கழலடியை, கந்தன் அனுபூதி பாடி கந்தனே உன் கழலடியை கை தொழுது காணவே நான் வந்தேன், கை தொழுது காணவே நான் வந்தேன். முருகன் மேலுண்டு வினையில்லை, மயிலுண்டு பயமில்லை, புகழுண்டு குறையில்லை மனமே, கந்தனுண்டு கவலை இல்லை மனமே, கந்தனுண்டு கவலை இல்லை மனமே. ஓயாது ஒழியாது உன்னாமம் சொல்பவர்க்கு, ஓயாது ஒழியாது உன்னாமம் சொல்பவர்க்கு உயர்கதிதான் தந்திடுவாய் முருகா, உயர்கதிதான் தந்திடுவாய் முருகா. முருகன் வேறுண்டு வினையில்லை, மயிலுண்டு